नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीएससी 2018 का इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का प्रश्न करेंगे क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले 2017 तक कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 2018 के प्रश्न पत्र में इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का पहला प्रश्न दिया है, मरुस्थल क्षेत्रों में जलहरास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पर्ण रूपांतरण होते हैं। ठीक है, अब आप बताइए, जब मरुस्थल जगह होती है तो वहाँ की पत्तियाँ कैसी होती हैं, ये पूछने का प्रयास कर रहा है क्वेश्चन। और पूछा है नीचे दिए गए कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, तो इसका पहला दिया है कठोर एवं मोमी पर्ण, बिल्कुल सही है, कठोर एवं मोमी पर्ण, ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो। दूसरा दिया है लघु पर्ण, यह भी सही है। और तीसरा दिया है पर्ण की जगह कांटे, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा तीनों ही विकल्प सही हो जाएगा और विकल्प हमारा हो जाएगा डी। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो मैंने पहले आपको बताया कि जो मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पादप होते हैं, जलहरास को रोकने के लिए कठोर तथा मोम पर्ण, ताकि वाष्पोत्सर्जन से जल का जो नुकसान होता है वो कम हो। लघु पर्ण अर्थात पर्णहीनता, क्योंकि मरुस्थलीय पौधे की पत्तियां तो बहुत छोटी या कुछ मामलों में पौधे की पत्तियां तने के रूप में बदल जाती हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियां अनुपस्थित होती हैं और इन पौधों में तना ही प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा पत्तियों का कांटे के रूप में भी पानी के नुकसान से बचाव तथा पशुओं से बचाव में सहायक होता है, क्योंकि जिसमें कांटे नहीं होते उसको पशु आसानी से चर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो कांटे इसलिए भी ज़रूरी है। इतना ही नहीं, रेगिस्तानी पौधे की जो जड़ें होती हैं वह भी काफ़ी लंबी होती हैं, ताकि मिट्टी से पानी का अवशोषण किया जा सके। इस तरह का सेम क्वेश्चन 2013 में भी आया था, सेम रिपीट किया हुआ है। हम लोग 2015 से कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने 13 में तो देखा नहीं, लेकिन अगर आपका मन कर रहा है तो आप जाइए 2013 का प्रश्न पत्र देखिए, उसमें सेम यही क्वेश्चन दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी की बात कर रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अलग है ये बताना है। इसमें पहला स्टेटमेंट हम लोगों का दिया है कि एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दोनों का ही, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दोनों का गठन अधिनियम के तहत किया गया है। ठीक है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा पर्यावरण संरक्षण और वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है, ठीक बात है, और यह उच्चतम न्यायालयों के मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, बिल्कुल ठीक है। जबकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है, बिल्कुल ठीक बात है, यही इसका काम ही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया है, भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है, निम्नलिखित में से कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर संरक्षण कृषि होता क्या है। दरअसल संरक्षण कृषि यह मृदा प्रबंधन प्रथाओं का एक समूह होता है, जो मृदा की संरचना और उसकी प्रकृति जैव विविधता के विघटन को कम कर देता है, जैसे कि फसल अवशेषों का उपयोग कर अस्थायी या अस्थायी मिट्टी का आवरण बनाए रखना, क्योंकि यह मिट्टी की संरचना को कम विकृत करने पर आधारित है। अतः यह न्यूनतम जुताई को बढ़ावा देता है और यह विभिन्न जैविक बाधाओं को निपटाने के लिए फसल अनुक्रमण या आवर्तनों को बढ़ावा देता है। यह फसल अवशेषों को जलाता नहीं है, यानी कि उसी में फिर से जुताई कर दिया जाता है, इसे जलाया नहीं जाता। ठीक है, एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन को बढ़ावा देता है, ये सब इसके लक्षण है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है कि एक धान्य किसी पद्धतियों का परिहार, तो परिहार से तो नहीं होगा, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब पहला जहाँ जहाँ अगर हम उसको डिलीट करेंगे तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी डिलीट हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन कम है। ठीक है, तो हमारा दो ऑप्शन तो कट गया।
दूसरा देखते हैं, दूसरा दिया है न्यूनतम जोत को अपनाना। मैंने आप सभी को एक्सप्लेनेशन में बताया कि न्यूनतम कृषि को अपनाया जाता है और इसमें जो फसल के अवशेष बचते हैं उनको जलाया भी नहीं जाता, उसी में आपस में मिला दिया जाता है। ठीक है, तो ये सही है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा देखते हैं, तीसरा दिया है बागानी फसलों की खेती का परिहार। तो बागानी फसलों की खेती का परिहार से नहीं, बल्कि अगर हम बागानी कृषि करते हैं तो हम कृषि संरक्षण कर रहे होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा भी गलत हो गया। तो अब जहाँ जहाँ 3 है, अगर हम उसको डिलीट करेंगे तो हमारा ऑप्शन तो इससे निकल कर आएगा कि हमारा विकल्प हो जाएगा सी, क्योंकि सी में तीसरा नहीं है, बाकी सब में तीसरा है। ठीक है, इसके अलावा हम चौथा भी पढ़ लेते हैं। चौथा दिया है मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट उपयोग, बिल्कुल सही बात है। और पांचवा दिया है कि स्थानीय एवं कालिक फसल अनुक्रमण फसल अपरावर्तन को अपनाना। ठीक है, तो ये भी सही है, तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन निषेचन यानी कि कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है, ये बताना है। 4 स्टेटमेंट दिया गया है, 4 विकल्प दिया गया है। ए वाला दिया है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि कार्बन के निषेचन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्रीन हाउस गैस के वातावरण का कृत्रिम संवर्धन है, जो पौधों और सब्जियों के वृद्धि के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व का निर्माण करता है। ठीक है, कार्बन फर्टिलाइजेशन परिघटना पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ा देता है, जिससे पादप वृद्धि होती है और पौधों को तेजी से बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। इससे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का पृथक्करण होता है और वृद्धि से फसल की पैदावार भी बढ़ती है और यह उत्पादन स्तर में सुधार लाता है। ठीक है, ठंडी जलवायु के लिए विशेष उपयुक्त स्थितियां होती हैं। साथ ही सभी प्रकार की सब्जियां, फसल, सजावटी पौधे भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो हमारा ये जो पहला था ये सही हो जाएगा, पहला विकल्प। और बाकी आप पढ़िएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन के संभावित परिणाम हो सकते हैं, ये बताना है। 3 स्टेटमेंट इसमें दिया है और पूछा है उपयुक्त कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है नदी की लवणता में कमी। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हम बालू का खनन करते हैं तो नदी की लवणता में कोई कमी नहीं आती, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जहाँ जहाँ एक है उसको हम डिलीट करेंगे तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा बी। इसके अलावा हम 2 और 3 को पढ़ लेते हैं। दूसरा दिया है कि भौम जल का प्रदूषण और तीसरा दिया है भौम जल स्तर का नीचे चले जाना। ठीक है, तो ये दोनों विकल्प सही हैं। क्यों सही है? क्योंकि अत्यधिक बालू खनन से भौम जल का प्रदूषण बढ़ जाता है, क्योंकि रिवर बेड और किनारे के कटाव में वृद्धि, उत्खनन स्थल, डाउन स्ट्रीम दोनों तरह के पानी से विलंबित ठोस पदार्थों की सांद्रता बढ़ने लगती है। ठीक है, और निलंबित ठोस जल उपयोगकर्ताओं और जलीय पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अगर हम तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो भौम जल स्तर नीचे चला जाता है, जब खनन होगा तो नीचे चला ही जाएगा। और भूजल तालिकाओं का क्षरण, रेत जो जलभृत का हिस्सा है, नदी के तल में बहती नदी और जल स्तर के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो हमारा ये दोनों ही विकल्प सही हो जाएगा और पहला गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया है कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट इसमें दिया है और पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट हम लोगों का दिया है कि मृदा में कार्बनिक पदार्थों का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम कर देता है। तो इस तरह का स्टेटमेंट प्रबल रूप से कम कर देता है या इस तरह का जब स्ट्रीम आता है तो गलत ही होता है। तो ये भी स्टेटमेंट हम लोगों का गलत ही है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि कार्बनिक पदार्थ मिट्टी की भौतिक परिस्थितियों को कई तरह से प्रभावित करती है और मिट्टी की सतह को ढकने वाले जो पौधे के अवशेष वर्षा की बूंदों के प्रवाह से मिट्टी को सीलन और पपड़ी से बचाते हैं, जिससे वर्षा जल की घुसपैठ में वृद्धि होती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट दिया है गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती, तो ये भी गलत है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मृदा की किसी भी तरह की कोई भूमिका हो ही ना। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तीसरा दिया है कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि
भूमियों के लवणी भवन में योगदान कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही हो जाएगा, हमारा विकल्प हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया है, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए जिम्मेदार जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देश के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है, आविर्भूत हुई। किससे आविर्भूत हुई? ये तो रियो डी जेनेरियो में 2012 में संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किया गया था, तब हुआ था। तो इसका ऑप्शन हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा? रियो डी जेनेरियो 12 में ये संधारणी, बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा रियो डी जेनेरियो के बारे में, जोहान्सबर्ग 2002 के बारे में, और पेरिस 2015 के बारे में, और दिल्ली 2016 के बारे में, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ से थोड़ा सा प्रश्न बन जाए। यूएनईपी के बारे में पढ़िए, यूएनआईडीओ के बारे में पढ़िए, इन सब के बारे में, एलआईओ के बारे में पढ़िए, अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है, ये सब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो कभी भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो भी आता है फैक्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, प्रोसोपिस जूलिफोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लिखित होता है? तो देखिए, ये जो प्रोसोपिस जूलिफोरा होता है ना, ये जिस जगह उगता है वहाँ की जैव विविधता को समाप्त करने लगता है, धीरे धीरे कम कर देता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? अगर इसमें दिया हो तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कि जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। तो हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रोसोपिस जूलिफोरा एक गैर विदेशी वृक्ष प्रजाति है। प्रोसोपिस को 19वीं शताब्दी के अंत में भारत के शुष्क परिदृश्य में प्रवेश किया गया था। यद्यपि यह पारिस्थितियों के लिए हानिकारक है और स्थानीय लोग मुख्य रूप से चारकोल के लिए आजीविका के लिए इस पर निर्भर है, और यह मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन की मूल प्रजाति है। ठीक है, आक्रामक प्रजाति यह अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया में अन्य प्रजातियों के विकास को भी रोक देता है। मैंने पहले कहा, यह जहाँ भी जाता है वहाँ की जैव विविधता को समाप्त कर देता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्रोसोपिस जूलिफोरा के खतरे की, तो यह भूमि जल को कम कर देता है, मिट्टी की लवणता को बढ़ा देता है, मिट्टी को अनउपजाऊ कर देता है, जंगल की आग के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है, यानी कि आग लगी है तो और तेज से बढ़ने लगती है, और विभिन्न वन्यजीवों के आवास के लिए भी यह खतरा उत्पन्न कर देता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया है, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ किसके द्वारा परिवर्तित की गई? तो यह पूरी तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन है। यह यूएनएफसीसीसी सचिवालय यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज सचिवालय के द्वारा शुरू किया गया एक पहल था। यह पहल मोमेंटम फॉर चेंज के तहत एक स्तंभ है जो जलवायु तटस्थता प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? तो ये पूरी तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, पाखुई वन्यजीव अभयारण्य हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश में है, और यह पक्के टाइगर रिजर्व 1999 में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है, और इसे पाखुई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला इसमें स्टेटमेंट दिया है, संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास यानी कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। तो बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। आप एक जहाँ जहाँ उसको रखेंगे तो हम 50-50 पर आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा दिया है, भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास यानी हैबिटेट अधिकार दिया गया। तो ये स्टेटमेंट सही है, पहली बार 2018 के आसपास दिया गया था, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब तीसरा हम लोग देख लेते हैं, अगर तीसरा सही होगा तो विकल्प डी हो जाएगा, नहीं तो विकल्प ए सही होना चाहिए। ठीक है, तीसरा दिया है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए पर्यावास अधिकार एवं आधिकारिक रूप के निर्णय लेते हैं और इसकी घोषणा करते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जनजातीय मंत्रालय
पर्यावरण अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और उसकी घोषणा करता है। और इसमें क्या लिखा है, केंद्रीय पर्यावरण का जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा तीसरा जहाँ जहाँ है हम उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, हमारा विकल्प सही हो जाएगा ए, 1 और 2, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने 2018 का इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का सारा प्रश्न कर लिया। अब कल हम यूपीएससी 2019 का इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का प्रश्न करेंगे। तो अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो अगला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।